हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट है उसे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच के कुछ डिफरेंस को जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। हमारा पहला डिफरेंस कहता है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एज वेल एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है और तो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ बोलता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आइए देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ हो एक मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, राइट। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। अब आते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि ऑर्डर को लिखते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखा है। 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये जो 2 मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज़ को, राइट। ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ कॉलम्स को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि रोज़ कौन सा होता है और कॉलम इसमें कौन सा होता है। तो जो भी नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ हो, ये वाली लाइन, ये जो है ये हमारा रोज़ होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन में नंबर्स लिखा रहता है वो हमारा कॉलम होता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। जो हॉरिजॉन्टल में हो नंबर्स उसे हम रो कहते हैं, जो वर्टिकली हो उसे हम कॉलम कहते हैं। यहाँ मैंने 2 क्रॉस 2 लिखा है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट। यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब सेकंड डिफरेंस की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड डिफरेंस क्या कहता है कि वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू। मैट्रिक्स का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि आप इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो आप क्या कहेंगे? आप सीधे कह दीजिएगा कि नहीं, इसका तो वैल्यू नहीं निकल सकता, क्योंकि ये खुद में ही एक वैल्यू होता है। मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो वो खुद में ही एक वैल्यू होता है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। वही अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट कौन सा है, मैट्रिक्स कौन सा है, कैसे पहचानते हैं? तो हम उसको पहचानते हैं सिंबल की तरफ से, सिंबल से पहचानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल क्या है, मतलब मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये वाला और डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल होता है ये वाला। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ, इसका मैं अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा?
डिटर्मिनेंट जब 2 क्रॉस 2 का हो तो इसका वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। एंड जब हम 2 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। और यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, राइट, यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, -2, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ से आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या कहता है कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा चुकी हूँ कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए मे का, नॉट इक्वल टू के साइन के पहले आप मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में हमेशा ही नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली वो उसका इक्वल होना ही है। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ डिफरेंस का। तो फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या कहता है कि डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। हम डिफरेंट मैट्रिक्स को बना सकते हैं किसी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 5 0 एंड 4, राइट। ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है डिफरेंस कि हम अलग अलग मैट्रिक्स को बना सकते हैं एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को चेंज करती हूँ कॉलम 2 से। जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ किसमें, कॉलम 2 में, राइट। यहाँ पे मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज कर रही हूँ। तो क्या है मेरा कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में है मेरा 1 और 5। तो मैंने इसको कॉलम 2 में लिख दिया। अब कॉलम 2 को मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे मैं कॉलम 2 को लिख दूँगी और ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट मैट्रिक्स बन गया। आप इसी तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स को भी बना सकते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ चेंज नहीं होगा जब आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो आप ये भी एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया 1 2 0 3 4 2 -5 0 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दे दिया। ठीक है, अब मैं कहूँ, मैंने पहले वाले में मैट्रिक्स के लिए मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया था। अब मैं करूँगी रो को इंटरचेंज, राइट। रो को मैं इंटरचेंज करूँगी इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो है ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करा दूँगी। जैसे 1 2 और 0 है तो 1 2 और 0 को मैं क्या करूँगी कि रो 2 में लिख दूँगी, 1 2 एंड 0। और 2 4 2 को मैं रो 1 में लिख देती हूँ, 3 4 एंड 2। और थर्ड रो को मैं एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, -5 0 एंड -1। तो अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगी ना, तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी होगा। ठीक है, तो वैल्यू इसमें चेंज नहीं होता है अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो। ठीक है, और इसका जो फिफ्थ डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिंबल के ऊपर था कि सिंबल क्या होता है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसे सीखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैं इसका वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो जब भी मुझे इस टाइप का कोई डिटर्मिनेंट दिखे तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, 3 × 1 माइनस करना होता है 5 × 2 को। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 × 2 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 3 - 5 × 2 इज़ 10। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, -7। तो ये मेरा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट दिखे तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं, मतलब कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस और प्लस। ठीक है, अल्टरनेट वे में हम इस प्लस माइनस प्लस को लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में हमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो दिखेगा, हम उस रो के हेल्प से या उस कॉलम के हेल्प से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे सेकेंड रो में ज़्यादा ज़ीरो दिख गया है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 ज़ीरो दिख गया है, तो मैं इसी रो को लूँगी इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बाकी सारे साइन को मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसको सॉल्व करती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है मेरे पास -0। अब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी किसका, जब भी मैं इस जीरो को मैंने यहाँ पे लिया है तो क्या करूँगी कि जिस भी रो में ये होगा उसे मैं छोड़ दूँगी और जिस कॉलम में ये नंबर होगा मैं उसे छोड़ दूँगी। जो बाकी के नंबर्स बचेंगे मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूँगी। तो यहाँ पे मेरे नंबर बचे हैं 2 3 3 1। ठीक है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँगी। फिर मैं उसी तरह से +0 लूँगी, साइन के साथ हमें लेना होता है। तो यहाँ पे मैं +0 लूँगी और फिर जो नंबर मेरा बचेगा इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो 1 3 1 1 मेरे पास यहाँ पे बचा है। ठीक है, अब मैं सिमिलरली मैं किसके लिए करूँगी, -2 के लिए भी करूँगी। तो मैं यहाँ पे -2 लिखती हूँ और जो नंबर में मुझे इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके मिलेगा उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो मेरे पास नंबर क्या मिला है, 1 2 1 3। क्या है, 1 2 1 3। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -0 × 2 - 9। अब मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो मैंने आपको ऊपर में बताया कि उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 1 - 3 होगा, -2 × 3 - 2 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं -0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 से आप फिर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है। -2 × 3 - 2 इज़ 1। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया -2। तो ये तरीका होता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को समझेंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रीमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि जब हम किसी रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका आंसर है -3। ठीक है, इसका आंसर -3 है। आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि रो 1 को इंटरचेंज कर दूँगी कॉलम 1 में। ठीक है, और रो 2 को इंटरचेंज करूँगी कॉलम 2 में और रो 3 को इंटरचेंज करूँगी कॉलम 3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 2 3 0 1 2 1 3 2। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, -3 होगा। मैंने यहाँ पे रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दिया है, रो 2 को कॉलम 2 में और रो 3 को कॉलम 3 में इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही सेम होगा दोनों डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल और मल्टीपल टू ईच अदर देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ 0। मतलब कि जब भी कोई दो कॉलम या कोई दो रो एक दूसरे का आइडेंटिकल होता है, अगर वो एक दूसरे का आइडेंटिकल रहता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइडेंटिकल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है आइडेंटिकल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा रो 1 और रो 2 जो है वो बिल्कुल ही सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रो 1 इक्वल था रो 3 के। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कहता है। और इसी में हमारा जो एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ रो 3 है, जो रो 3 है वो क्या है, वो मल्टीपल है किसका, रो 1 का। कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल है रो 1 का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 12 है और यहाँ 5 है तो यहाँ 15 है। यानी कि 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो रो 3 जो है रो 1 का 3 गुना लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा था आज का 2 प्रॉपर्टी। पहला था कि अगर हम किसी रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा था कि जब कोई दो रो या दो कॉलम एक दूसरे का आइडेंटिकल हो, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल ही सेम हो, तो उसका आंसर 0 हो जाता है। या फिर कोई एक रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल हो या फिर कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्लास में हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 को समझेंगे। तो चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इफ़ all numbers of one row or column of a determinant are 0 then the value of determinant is 0। मतलब कि जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम का सारा नंबर 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में रो 2 का सारा नंबर 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें किसी एक कॉलम का सारा नंबर 0 है तो उसके लिए भी आंसर आप क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, if we multiply any scalar to a determinant then that scalar multiplied exactly by one row or column। स्केलर का मतलब यहाँ पे है नंबर या फिर रेशनल नंबर, जो भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका स्केलर का मतलब हो गया नंबर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो 2 है वो या तो किसी रो में जाके मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं सबसे पहले आपको रो में मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मान लीजिए कि मैं रो 1 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a 2b 2c और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। वैसे ही आप कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 2 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2b 2e और 2h और बाकी के नंबर्स को एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि वी कैन ब्रेक एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन डिटर्मिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। वी कैन ब्रेक एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। हम किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे 2 पार्ट में मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे पहले 2 डिटर्मिनेंट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इस ए बी सी को एक कॉलम मानूंगी और यहाँ पे लिख दूँगी ए बी सी, ठीक है। और बी सी डी को मैं एक कॉलम मानूंगी और इसको सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखूँगी बी सी और डी और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। तो ये है हमारे पास बी ए सी डी सी बी डी सी, ठीक है। और इसमें है बी ए सी बी डी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है और इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0 और इसके लिए भी वैल्यू होगा 0। तो ऑल ओवर जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नंबर वाले एक डिटर्मिनेंट से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है तो मैं इसको पहले तो उस फॉर्म में लिखूँगी। तो जैसे 7 है मेरे पास, तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 + 4, 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 2 और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 + 6 और बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं 3 1 3 को एक कॉलम मानूंगी और उसको मैं एक डिटर्मिनेंट में लिखूँगी 3 1 3, ठीक है। और 4 2 6 को मैं एक कॉलम मानूंगी और उसको मैं सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखूँगी 4 2 6, ठीक है। बाकी के नंबर्स को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 3 6 3 4 1 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है और इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये फिर से हमारा जो आंसर आया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट के एडिशन को हम इस प्रॉपर्टी में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट के एडिशन के लिए हम एक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं, वो क्या है, एनी 2 रोज़ और कॉलम शुड बी इक्वल। कोई भी 2 रो और 2 कॉलम इक्वल होने चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ एक एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही डिटर्मिनेंट में जो रो 2 है वो एक दूसरे के इक्वल है और रो 3 भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ए को पी से ऐड करूँगी, बी को क्यू से ऐड करूँगी, सी को आर से ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस क्यू एंड सी प्लस आर, ठीक है। और बाकी के जो 2 रोज थे मैं उसको एज इट इज़ लिख दूँगी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है
तो ये दो डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि रो 2 जो है वो सेम है और रो 3 भी सेम है। तो मैं 2 को 1 से ऐड करूँगी, 3 को 2 से ऐड करूँगी और 4 को 3 से ऐड करूँगी। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे 2 + 1, 3 + 2 एंड 4 + 3। ठीक है, और बाकी के नंबर्स को एज इट इज़ लिख दूँगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये क्या आ गया मेरे पास, न्यू डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 3, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी दो डिटर्मिनेंट का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज बाय फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में इस तरह का कोई ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब कि उस डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू आप मान लीजिए कि 20 है। ठीक है, मैं इसमें कोई एक ऑपरेशन यूज़ करती हूँ, जैसे R1 में मैं यूज़ कर रही हूँ R1 + 2R2 + 3R3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा A + 2B + 3C और यहाँ पे बनेगा D + 2E + 3F और यहाँ बनेगा G + 2H + 3I और बाकी के रोज़ को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी BEHCFI। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऑपरेशन लगा करके लिखते हैं। मैंने यहाँ पे रो 1 को चेंज किया था, तो मैं रो 1 में ही सारे ऑपरेशंस के वैल्यू को लिखूँगी और बाकी के रो को मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो आंसर आया है वो आंसर इसका -9 आया है। ठीक है, तो इसमें मैं ऑपरेशन जब लगाऊंगी, मान लीजिए मैं इसमें R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे R2 प्लस करूँगी 2R1 + 3R3। ठीक है, अब मैं इसको लिखूँगी यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद में। तो ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा क्या बनेगा, ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा बनेगा 1, 0, 2, 5, 11, 13, 1, 3 और 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा ना वो भी -9 ही होगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। तो यही कहता है कि आप इस तरह का कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करता है। आप इस तरह का ऑपरेशन कॉलम में भी लगा के देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 8 को और माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। कहता है कि जब आप किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, मतलब कि पिछले वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है मेरे पास 2। ठीक है, अगर मैं इसमें इंटरचेंज करती हूँ, जैसे रो 1 को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ रो 3 में, ठीक है, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1, 2, -3, 2, 3, 4 एंड 1, 2, -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब मैंने एक इंटरचेंज किया है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2। मतलब कि ये जो वैल्यू आया है वो इस वाले वैल्यू का नेगेटिव टाइम्स है। ठीक है, ये इस वाले वैल्यू का नेगेटिव टाइम्स है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा यही कहता है कि जब हम किसी भी दो रोज़ या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब हम माइनर की तरफ चलते हैं। माइनर क्या होता है, तो माइनर अगर आपसे कोई पूछे कि इस 2x2 डिटर्मिनेंट में A11 का मुझे माइनर बताओ, माइनर ऑफ A11, तो माइनर को हम डिनोट करते हैं M11 से। तो अब हम देखेंगे A11 के पोजीशन को, तो A11 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर था। तो मैं उन दोनों रो और
कॉलम को छोड़ दूंगी और जो भी मेरे पास नंबर बचेगा मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगी। तो A22 जो होगा ये इस A11 का माइनर हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर माइनर ऑफ A21 के लिए निकालूं तो क्या बनेगा? A21 के लिए भी मैं वही चीज़ करूँगी, इसके पोजीशन को देखूँगी। तो ये मेरे पास सेकंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का नंबर था, तो मैं उन दोनों को छोड़ दूँगी और जो नंबर मेरे पास बचेगा वो इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो A21 के लिए जो माइनर बना मेरा वो क्या बना? A12। वैसे ही मैं सारे नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर सकती हूँ माइनर को। डिटर्मिनेंट में हम सारे नंबर्स के लिए माइनर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम 3x3 डिटर्मिनेंट में माइनर को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपसे कोई पूछे कि माइनर ऑफ A11 क्या होगा इस डिटर्मिनेंट में, तो आप कैसे बताइएगा? तो A11 के लिए आप सेम वही काम करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा मैं उसका क्या करूँगी? डिटर्मिनेंट निकाल दूँगी। जैसे M11 जो है वो क्या निकल के आएगा मेरा? वो निकल के आएगा A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, ये आएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी ना, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2x2 का एक डिटर्मिनेंट है तो कैलकुलेट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही हम सारे नंबर्स के लिए इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं उसे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जो कि है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू m ऑफ ij। m जो है वो हमें माइनर को बताता है, j यहाँ पे कॉलम बताता है एंड r जो है वो रो को बताता है, c को फैक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें पूछूं कि A11 में i क्या है और j क्या है, तो i है यहाँ पे 1 और j है यहाँ पे 1। अगर मैं इसी तरह से A21 के लिए पूछूं तो i इज इक्वल टू क्या होगा और j इज इक्वल टू क्या होगा? तो i इज इक्वल टू होगा i इज इक्वल टू 2 होगा और j इज इक्वल टू 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये i और j समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू C11 से मैं कोफैक्टर को डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11 क्या होगा? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा वो मेरा माइनर हो जाता है। तो A22 इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? -1 के पावर में हो गया 2 इंटू A22। ठीक है, तो नेगेटिव के पावर में अगर स्क्वायर होता है तो वो हो जाता है 1 इंटू A22। अब 1 इंटू A22 इज इक्वल टू हो जाएगा A22। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज A22। इसी तरह से अगर मैं A22 के लिए निकालूं या फिर मैं A12 के लिए निकालती हूँ, A12 के लिए अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A12। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इसी तरह से लिखेंगे C12 और यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर में 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 12। माइनर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? -1 के पावर में यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 इज 3 इंटू माइनर ऑफ 12 क्या होगा? यहाँ पे इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? A21। तो इसका माइनर हो जाएगा A21।
अब किसी भी निगेटिव के पावर में अगर ऑड रहता है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो -1 इंटू A21 होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ A21। तो को फैक्टर ऑफ A12 इज -A21। ठीक है, को फैक्टर हमारा ये निकल के आया है। अब हम 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसमें हम किस तरह से कोफैक्टर को निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि A11 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, तो अगेन हम इसके लिए भी C11 इस तरह से लिखेंगे एंड इसका भी फॉर्मूला वही होगा -1 के पावर में 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 ठीक है, माइनर ऑफ 1 क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, जो मेरे पास बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो -1 के पावर में 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 एंड A33। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के और इसको लिखेंगे। -1 के पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ये नेगेटिव के पावर में अगर इवन रहता है तो वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1, पॉजिटिव आता है 1 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, ये होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफैक्टर को निकालते हैं किसी 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें बेसिकली 3 स्टेप को फॉलो करना होता है, जिसमें पहला क्या है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जब हम मैट्रिक्स के सारे रोज़ को कॉलम में बदल देते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, कोफैक्टर निकालूंगी इस मैट्रिक्स का। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 8 7 -4 14 10 2 4 -1 एंड -2। ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ये मेरे पास रो 1 में क्या है 8 7 -4, कॉलम 1 में लिखेंगे 8 7 -4। रो 2 में क्या है 14 10 एंड 2 है, तो मैं इसको कॉलम 2 में लिखूंगी 14 10 एंड 2। और रो 3 में क्या है 4 -1 एंड 2, 4 -1 एंड -2 है, तो मैं इसको कॉलम 3 में लिखूंगी 4 -1 एंड -2। तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। जो भी हमारा ट्रांसपोज निकल के आता है वही हमारा एडजॉइंट भी होता है। ठीक है, अब हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। 2x2 मैट्रिक्स को आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड क्या है कि जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे उसकी आप जगह को चेंज कर देंगे, उसके प्लेस को आप चेंज करेंगे और लिख देंगे। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल वाले नंबर्स होंगे, जैसे कि नॉन डायगोनल वाले नंबर्स हमारा क्या हो गया, ये दोनों हो गया 2 और 3,
तो इसको क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, लेकिन इसका साइन हम बदल देंगे। तो साइन बदल के लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 4, मैंने 1 और 4 के प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हो जाएगा। और 2 और 3 को एज इट इज़ ऐसे लिखना था और इसका साइन बदलना था। तो इसका साइन क्या है, यहाँ पे साइन है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा एडजॉइन निकल गया। आइए मैं इसको आपको प्रॉपर वे में करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा 4 -3 -2 और 1 बनेगा। अब फिर हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, रो को कॉलम में बदलना है। रो क्या है, 4 और -3 है, तो इसको मैं कॉलम में लिख दूंगी 4 -3। और रो 2 में क्या है, -2 एंड 1, तो इसको मैं कॉलम 2 में लिखूंगी -2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला था और जो मैंने प्रॉपर वे में आंसर निकाला है वो दोनों ही सेम है। तो आपको अगर कभी भी 2x2 वाले मैट्रिक्स दिख जाए और उसका आपको एडजॉइंट निकालने को कहा जाए तो आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो और आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना होता है और उसकी मदद से हम इन्वर्स को निकालते हैं। तो आइए हम एडजॉइंट के एक प्रॉपर्टी से इन्वर्स के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को LHS में लेके आएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ए को हम RHS में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स लिख सकते हैं। आई अपॉन ए को हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका फॉर्मूला, इन्वर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखाते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इस फॉर्मूला की मदद से हम दो चीज़ सबसे पहले निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 4 × 1 -3 × 2, तो 4 × 1 कितना होगा 4, -3 × 2 इज 6। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2 आया है। ठीक है, अब हम एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले कोफैक्टर निकालना होता है, फिर ट्रांसपोज निकालना होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा 4 -3 -2 और 1 हो जाएगा। फिर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, रो को कॉलम में बदलते हैं, तो रो को कॉलम में मैंने यहाँ पे बदल दिया, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यही हमारा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाता है। तो इन्वर्स क्या निकल के आया, इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 4 -2 -3 1 डिवाइडेड बाई -2, डिटर्मिनेंट क्या था, -2 था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन -2 इंटू 4
-2 -3 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए इन्वर्स। तो इतने चीज़ों को हमें कंप्लीट करना पड़ता है तब हमारा इन्वर्स निकलता है। अब हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो अगर हमें कभी भी इन्वर्स निकालना होता है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया तो हमारा डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आता है 1। आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बना। अब हम क्या बनाएंगे? ट्रांसपोज बनाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। क्या हो जाएगा? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास बी था मैट्रिक्स में, तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकल के आया है? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 ये आया है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1। यानी कि आंसर क्या आया? 7 -3 -3 -1 1 एंड 0, फिर है -1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा आया है इन्वर्स ऑफ बी। इन्वर्स ऑफ बी आया है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हमारा इन्वर्स आता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। बेसिकली इस लेक्चर में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को प्रूव करेंगे। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये है ए। क्या है यहाँ पे? ए है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम ए इन्वर्स के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस फॉर्मूला में हम ए से एक बार प्री मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए से हम एक बार प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्री का मतलब क्या हो गया कि हम आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए को यहाँ पे मैंने आगे में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम LHS में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब सेकंड क्या करना है कि हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई ए से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, पोस्ट मतलब कि हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
अब A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A को फिर से हम LHS में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गया है यहाँ पे। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1। n क्या है, n है ऑर्डर। ठीक है, A यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, राइट। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए पहले वाले प्रॉपर्टी की मदद लेंगे। तो पहले वाले प्रॉपर्टी क्या है हमारा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ये है। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे A इंटू बी का डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं, क्या होता है 1 1 1, ये n क्रॉस n का था मैट्रिक्स, तो ये n टाइम्स ही जाएगा। यहाँ 0 0 होता है, ये भी n टाइम्स जाएगा, ये भी 0 0, ये n टाइम्स जाएगा, राइट। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरह से हम डायगोनली इसको लिखेंगे n टाइम्स तक, राइट। ये n टाइम्स तक जाएगा और साथ ही साथ इधर 0 0 0 n टाइम्स तक, सारे के सारे n टाइम्स तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि बोथ साइड हम डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट को लेंगे। तो क्या बनेगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A है और वो n टाइम्स है। तो n टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n, राइट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। ये क्या है, A इंटू बी का डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को इस तरह से ब्रेक करके लिखा है, राइट। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A को मैं RHS में लेके आई, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 पावर में आएगा। तो ये इस तरह से निकल गया। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव होता है। के क्लास में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसे जाके देखेंगे, क्योंकि आज मैं उन दोनों ही प्रॉपर्टी का इस लेक्चर में यूज़ करने वाली हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है,
प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करूँगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 था हमारा ये। अब मेरा यहाँ पे क्या कोशिश रहेगा कि मैं इसको इसके फॉर्म में ला दूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ए है और यहाँ पे एडजॉइंट है, तो मैं इस ए को रिप्लेस करूँगी किस में? एडजॉइंट में। तो कैसे करूँगी? मैं यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करती हूँ। तो रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से मैं इसको रिप्लेस करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिखेगा मैं वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखूँगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ये ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का प्रॉपर्टी मैंने कल आपको प्रूव करके बताया था, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है और ये आई, और मैं LHS को एज इट इज़ यहाँ पे लिखती हूँ। तो यही हो जाएगा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मेरा तो LHS आ गया, जैसा था मुझे जो प्रूव करना था वो आ गया। अब मैं RHS को देखूंगी। RHS में मुझे A लाना है और यहाँ पे भी मुझे A लाना होगा। तो A लाने के लिए मैं क्या करूँगी कि पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगी। तो दोनों तरफ मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय A। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मैं पीछे A को मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे एडजॉइंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए था। अब मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए से लास्ट में मल्टीप्लाई करूँगी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 और ए को मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मैंने पीछे में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे एज इट इज़ मैं लिख दूंगी एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको i से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a ही रहेगा, और इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये भी यहाँ पे a ही रहेगा। तो मैं अब इसको लिखती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 इंटू a। ठीक है, अब मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ a को RHS में लेके आऊँगी तो क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, और एक्सपोनेंट रूल से ये क्या बनेगा? एक्सपोनेंट रूल से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर -1 इंटू a। और ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका पावर ऐड होता है तो पावर को ऐड करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? n-2 बनेगा इंटू a। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो प्रूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द पावर 2। मैं आपको लिख के बताती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1
इसके पावर में 2 है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 का हेल्प लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के पावर में n-1, ये था। अब क्या करेंगे कि इसमें भी अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए है, बट यहाँ पर एडजॉइंट नहीं है। तो एडजॉइंट लाने के लिए मैं फिर से ए को रिप्लेस करूँगी एडजॉइंट ऑफ ए से। तो क्या होगा, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिखेगा मैं वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखूँगी। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के पावर में n-1, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है, और इसके पावर में क्या है, n-1 है, ठीक है। और ये है इधर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 के पावर में 2 स्क्वायर हो जाएगा ना। ये जब मैं इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट प्रूव हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा प्रूव हो जाता है यार इस तरह से। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को प्रूव करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर ए का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर ए क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। अब मेरा यहाँ पे क्या कोशिश रहेगा, मेरा यहाँ पे यही कोशिश रहेगा कि मैं इस LHS को इसके इक्वल कर दूँ। तो कैसे होगा, जब यहाँ पे ए के जगह पे ए बी आएगा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी बनेगा, तो ये LHS के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रिप्लेसिंग ए बाई ए बी। जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिखेगा मैं वहाँ पे ए बी को लिख दूँगी। तो क्या बनेगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे कि ए बी को अगर हम एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो ये क्या बनेगा, मैं यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ रखती हूँ और बी को एडजॉइंट ऑफ बी के साथ रखती हूँ। तो ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जानते होंगे कि ए बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे किया है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में जो RHS है और इक्वेशन नंबर 1 में जो RHS था वो दोनों ही इक्वल है, यानी कि हमारा LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो LHS क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हम ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ए बी को हटाने का कोशिश करूँगी। तो कैसे हटेगा, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन करूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए बी इन्वर्स, अगर मैं ए बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, ए बी इन्वर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये बनेगा। अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वैसे ही ए बी इंटू ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी,
ए बी इंटू ए बी इन्वर्स की जगह पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी तो ये हो जाएगा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इस तरह से बनेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 5 था एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वही चीज़ प्रूव करने के बाद भी आया है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा प्रूव हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द होल पावर m। मतलब कि ऐसे ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द होल पावर m। इसको प्रूव करने के लिए भी हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 5 था एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये था। अब मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि जो a है वो इक्वल है a के और b है इक्वल a के, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा मान के चलूँगी तो अब मैं जहाँ जहाँ पे मुझे b दिखेगा मैं वहाँ पे a लिख दूँगी और जहाँ पे a दिखेगा मैं वहाँ पे a लिखूँगी। तो ये बनेगा कैसा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं a लिख दूँगी और एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a ही लिखूँगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 क्या है, 2 है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, 2 है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जो m था वो भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 प्रॉपर्टी भी इस तरह से प्रूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे m लिखूँ तो सेम आ जाएगा ना, जो प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करना है उसी की तरह आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो प्रूव हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 को प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे k क्या है, k कोई भी एक कांस्टेंट है, k कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 2 3, मतलब ऐसा चीज़, ऐसा नंबर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप x y ये सब को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम x y के जगह पे कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर को रख सकते हैं। बट अगर आप 1 2 3 रखते हैं तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। a क्या है, a है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे a इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, ये होता है। अब मेरा यहाँ पे क्या कोशिश रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ k है, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ k ला दूँ। तो ये कैसे हो पाएगा, जब a की जगह पे k आ जाएगा तो हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि रिप्लेसिंग करूँगी, रिप्लेसिंग a बाई k, जहाँ जहाँ पे मुझे a दिख रहा है मैं वहाँ पे k लिखूँगी, मतलब मैं a को रिप्लेस कर रही हूँ k से। तो क्या बनेगा, ka का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ka बाई डिटर्मिनेंट ऑफ k, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको मैं जब ब्रेक करके लिखूंगी, k इनवर्स को ब्रेक करके लिखूंगी तो क्या बनेगा, k इनवर्स इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ka बाई डिटर्मिनेंट ऑफ k, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मुझे अब यहाँ पे इसे कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट को जब हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसके पावर में ऑर्डर आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं किसी डिटर्मिनेंट से तो उसके पावर में ऑर्डर आता है। n जो है ये a मैट्रिक्स का ऑर्डर था, n क्रॉस n जो था वो ऑर्डर था, तो मैंने यहाँ पे k को बाहर निकाला है और n को
पावर में रख दिया है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसको हम लिख के दिखाते हैं आपको। क्या बन जाएगा, k इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ के ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ के को लिखेंगे हम लोग k टू द पावर n बाई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या बनेगा, k इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ के है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ के। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे k टू द पावर -1 है और यहाँ पे है k टू द पावर n, दोनों का बेस सेम है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n-1 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं। ये जो k है वो बेस है और -1 जो है वो पावर है। यहाँ पे भी k बेस है और n जो है वो पावर में है, तो n और -1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये बन गया a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ के ए। अब a इनवर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ k। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a तो कट जाएगा, बचा क्या, k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ k। ठीक है, ये बच गया। तो ये जो है वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। प्रूव करने के बाद क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। टी क्या है, टी ट्रांसपोज है। ठीक है, ट्रांसपोज को हम लोग पावर में ही लिखते हैं और मैंने यहाँ पे पावर में ही लिखा है, तो टी जो है वो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रांसपोज के एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ऐसा है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया गया हो 1 2 3 4, ठीक है, और मैं इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालूं तो क्या आएगा, 4 - 6 इज इक्वल टू -2, ये आएगा। अब मैं इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज मतलब कि रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। मैं यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज करती हूँ, तो 1 2 को कहाँ लिख दूंगी मैं, फर्स्ट कॉलम में, और 3 4 को मैं लिख दूंगी सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है वही हमारा ट्रांसपोज लेने के बाद और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद भी आया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 को लेंगे। जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था वो क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये था। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज को लेंगे। तो क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, ऐसा कुछ बनेगा। अब जैसे आप जानते होंगे कि ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या निकलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऐसा होता है। तो वैसे ही ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैंने जो अभी बताया था आपको कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है,
तो यहाँ पे हम सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, और जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो सेम ही दे देगा ना। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही चीज़ को छोड़ देता है, वही चीज़ देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करना है कि अब हम लोग सेम वही प्रॉपर्टी को लेते हैं, क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिख रहा है मैं वहाँ पे क्या करूँगी, ट्रांसपोज लूँगी, ए ट्रांसपोज करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग ए बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आया तो मैं इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकती हूँ, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इधर LHS में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रह जाएगा, और LHS को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। अब आप यहाँ पे इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों ही इक्वेशन में जो RHS है वो सेम है, तो हम LHS को भी इक्वल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्या है, इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये होगा। अब यहाँ पे आप ए ट्रांसपोज डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, इसमें हमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, इसके इन्वर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मतलब कि बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएगा, अब क्या बचा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। प्रूव क्या करना था हमें, प्रूव करना था एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। प्रूव करने के बाद क्या आया है, प्रूव करने के बाद आया है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 भी प्रूव हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं उसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपने क्लास 9th या क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या आपको याद है, वो होता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये याद होगा। आपको पता है कि ये कहाँ से डिराइव होके आता है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आता है। तो जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को ABC के कोऑर्डिनेट को एक डिटर्मिनेंट में रखते हैं तो और उसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिलता है। जैसे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, राइट। यहाँ हम 1 1 को लिखते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, इस टोटल को एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलता है, राइट, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी हमें एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, एरिया को हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव ही बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका आता है 11, तो एरिया आप क्या बताइएगा, एरिया बताइएगा 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है -11, तो एरिया क्या बताइएगा, 11 स्क्वायर यूनिट, ना कि -11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हम हमेशा उसे पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही लिखते हैं। आप यहाँ पे मॉड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो है ये मॉड का साइन है, ठीक है। मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड वो चीज़ होता है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है। जैसे -3 है और इस पर मैं मॉड लगा दूँ, तो जब मैं -3 को मॉड से बाहर निकालूंगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा। या फिर मान लीजिए कि 2 है मॉड के साथ और मैं इसको बाहर निकालूंगी तब भी ये पॉजिटिव होगा, ना कि ये निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये मॉड लगाने के बाद हमें हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने NCERT से लिया है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका वर्टेक्स मान लीजिए a है ये, तो k 0 और क्या है ये b है, इसका वर्टेक्स है 4 0 एंड c है, इसका वर्टेक्स है 0 और 2, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेस, हम लोग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या क्या है, k 0 1 यहाँ लिखेंगे, 4 0 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे है 0 2 1, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आपको आता ही है, आप करके भी देख सकते हैं इसे। k इंटू 0 - 2 -4 इंटू 0 - 2 प्लस 0 इंटू 0 - 1 होगा, राइट, ये होगा। अब क्या आएगा 1/2 इंटू माइनस ऑफ 2k -4 इंटू -2 इज +8, और ये 0 के साथ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, मैं उसे नहीं लिख रही हूँ। ये क्या आ गया, ये हमारा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो क्या निकलेगा, 2 को जब मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे बचेगा -k +4, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ। अब क्या करना है कि -k +4 को इक्वेट करेंगे हम किसके साथ, +-4 के साथ। क्यों हम +-4 ले रहे हैं, k निकालना है मुझे यहाँ पे। k क्या है, k एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लूँगी। जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 है, तो 4 है यानी कि +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है वैल्यू, और ये जो +4 और -4 जो है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो जब ये +4 और -4 है तो मैं यहाँ पे k का वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही नंबर को यूज़ करूँगी, +4 को भी और -4 को भी। तो एक बार हम लोग +4 से इक्वेट करके देखते हैं और एक बार -4 से इक्वेट करके देखते हैं। +4 यहाँ पे रखा, क्या आ गया -4 -k इज इक्वल टू 4 और 4 ये कट जाएगा, बचा क्या 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया। एक वैल्यू मेरा ये निकल के आया है। दूसरा -k
+4 इज इक्वल टू, हम -4 से इक्वेट करते हैं, क्या निकलेगा, -k इज इक्वल टू -8 और k इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 2 वैल्यू आ गया k का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे मेरे पास जो ट्रायंगल था वो ये था, जिसका वर्टिसेस क्या था, x1 y1 x2 y2 एंड C का वर्टेक्स क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y3 था। ठीक है, तो इसका मैंने एरिया आपको क्या बताया था, अगर मैं यही तीनों पॉइंट को एक लाइन पे रखूं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को मैं एक लाइन पे रखती हूँ, जैसे A B और C हो गया, तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, कॉलिनियर पॉइंट्स का जब भी बात होता है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 से इक्वेट कर देते हैं। क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलिनियर के लिए भी फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही। गॉस जॉर्डन मेथड को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, आपको 2 इक्वेशन भी मिल सकता है, 4 इक्वेशन भी मिल सकता है, बट जनरली आपको 2 या 3 ही इक्वेशन दिए हुए होंगे। अब इन 2 इक्वेशन से या 3 इक्वेशन से हम 3 मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, 3 मैट्रिक्स बनता है। अब ये 3 मैट्रिक्स क्या क्या होगा, पहला मैट्रिक्स हम मानते हैं कि A है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स बनता है वो 3x3 का बनता है। अब A मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 आएगा। ठीक है, ये जो A1 B1 C1 है वो क्या है, X Y और Z का कॉफिशिएंट्स है। ठीक है, ये हमारा पहला मैट्रिक्स बना। दूसरा मैट्रिक्स हम मान लेते हैं B बना, ये बनता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या बनता है, कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में रो ज़्यादा होता है और कॉलम कम होता है, कॉलम सिर्फ एक ही हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो क्या किसका होगा, वो इन कांस्टेंट पार्ट का होगा। D1 D2 D3 जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम D1 D2 एंड D3 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब तीसरा मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा मैं बताती हूँ। अब इन पूरे चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये हो गया। इनटू करते हैं हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स से और इज इक्वल टू हमारा B मैट्रिक्स आ जाता है। B मैट्रिक्स क्या था, D1 D2 D3 ये था। यहाँ हमारा आ जाता है X Y एंड Z। ठीक है, X Y Z क्या है, X Y Z है ये वेरिएबल पार्ट, X Y Z जो है वो वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ बन गया X इज इक्वल टू B। अब हमें इस चीज़ से x का वैल्यू फाइंड करना होता है। x का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ax इज इक्वल टू b है। अब इसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a से एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा adjoint of a into x is equal to adjoint of a into b बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम adjoint of a into a को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ adjoint मैट्रिक्स था, क्या था, adjoint of a into a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर हम एज इट इज़ लिखेंगे adjoint of a into b। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रह जाता है, वो वही चीज़ रह जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स बचेगा इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ
कंडीशंस को लेंगे। जैसे पहला कंडीशन है कि मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन बना है हमारा, उस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जब मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूँगी तो क्या होगा? x इज इक्वल टू बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बचेगा। जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पे भी आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा क्या? x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इस पूरे चीज़ को क्या लिख सकती हूँ? a इन्वर्स लिख सकती हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं a इन्वर्स लिख सकती हूँ और इंटू b, ये x इज इक्वल टू हमारा आ गया है। हम इसी फॉर्मूले से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो हमें x देता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब क्या है? अब सेकंड केस क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगर हो जाता है तो देखिए, अगर ये 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा LHS पार्ट जो है वो 0 होगा। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा दो केस बनता है। पहला केस क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये इस टाइप का कोई कंडीशन आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा बोल दिया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये नो सॉल्यूशन का केस बनता है। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। या फिर नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। इसमें दोनों चीज़ आता है, ठीक है, दोनों चीज़ आता है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि आपको 12th क्लास में ये चीज़ पढ़ना ही नहीं है अभी, सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। तीन मैट्रिक्स क्या क्या बनेगा? पहला मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट्स का बनता है 5 2 7 3 बनेगा, जो कि ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना है। B जो बनेगा वो कांस्टेंट पार्ट का बनेगा। तो कांस्टेंट पार्ट क्या है? 4 और 5 है, तो यहाँ हम 4 और 5 लिखेंगे। ये हमारा बना है 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स। और हमें निकालना होगा x और y का वैल्यू। x और y क्या होगा हमें वही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ, a का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो 5 3 15 माइनस 7 2 14, तो 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है। जब यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? a इन्वर्स इंटू बी लिखते हैं, ठीक है। तो a इन्वर्स क्या बनेगा? a इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि डायगोनल वाले नंबर्स को हम लोग उसके प्लेसेस को हम चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल वाले नंबर्स होते हैं उनके प्लेस को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बट उनका साइन हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा ये बन जाएगा 3 -2 -7 और ये 5,
ठीक है, ये हो गया हमारा एक एडजॉइंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे बी जो है वो क्या है, बी है 4 और 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 था तो हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम इन दोनों ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है 2 और -3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, 2 और -3 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक कॉलम मैट्रिक्स बना जो कि 2 × 1 का है। ठीक है, तो ये जो बना है वो क्या है, वो x = आया है हमारा 2 - 3, यानी कि x y जो बना है वो x y जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 - 3 बना। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है,